हो गया। एनीवे, तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर, जहां पर स्क्रीन शेयरिंग में आप देख रहे होंगे। कोलेस्ट्रॉल के बाद हार्ट का आप देख सकते हैं 13 नंबर हार्ट। अभी जो पेशेंट का कॉल आ रहा था, उस पेशेंट को एक्चुअली प्रॉब्लम है बहुत पुराना आर्थराइटिस का, और हम लोग के सिस्टम से वो काम कर रहे हैं, झारखंड से हैं, और सेल्फ ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं। कोशिश करेंगे कल परसों कुछ टेस्टिमोनियल्स में भी उनको भी हम लोग बुलाएं, और वो अपने तरफ से बताएंगे कि क्या दिक्कत था, कैसे रिजल्ट आया। तो कुछ टेस्टिमोनियल्स हम लोग कल परसों जो है आपके बीच में लाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, बहुत सारा टाइम निकल गया हम लोग का। तो 13 नंबर में हार्ट। तो हार्ट का जो पॉइंट है, आप अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, 3 पॉइंट हम लोग का रहेगा, H1, H2 एंड H3। यानी हार्ट का जो प्रॉब्लम है, शुरुआती स्टेज नंबर 1, सेकेंड नंबर 2 हार्ट का, और जहां पर हार्ट पे अगर प्रॉब्लम हो चुकी है, स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत समझिए कि बीच बीच का रास्ता में हम लोग पहुंच चुके हैं, हार्ट पे प्रॉब्लम है। और तीसरा है कि अब हार्ट का ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। इसके मतलब ये है कि ये बीमारी हार्ट रिलेटेड यानी कार्डियक प्रॉब्लम हो चुका है। यानी फर्स्ट स्टेज शुरुआती है, अभी हुआ नहीं है, बट ऑर्गन में प्रॉब्लम आ चुका है, धीरे धीरे जाकर हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। और सेकंड में H2 वाला जो पॉइंट बताएंगे, उसमें आप समझ लीजिए कि आधा प्रॉब्लम हो चुका है, यहां से भी बैक कर सकते हैं आप। और अभी भी कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ जाएंगे तो डॉक्टर्स बताएंगे अभी कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो हम ऑर्गन का डायग्नोस कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही H3 वाला पॉइंट पे हम लोग डिटेक्ट करेंगे, तो समझ लीजिए हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, और हर जगह में ये डायग्नोसिस करने से आ जाएगा। तो आपके स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिए, हार्ट का पॉइंट्स मैं बना देता हूं। ये है आपका वो जगह। अब अपना कानी उंगली में चेक कीजिए, कानी उंगली में ये देखिए हमने बना दिया। आप अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, और लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि एक जगह हमने बनाया है, इसको H1 हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, H1। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा H1। अब अपना नोट कीजिए। बीच बीच में अगर फोन आ जाता है तो थोड़ा सा हम लोग रुकेंगे, इसलिए कि पेशेंट्स का ही फोन आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है हम लोग को कि उनका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। आप लोग अपना अपना पेपर और पेन से इस डायग्राम को बना लीजिए, फायदा करेगा, ये हमेशा आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूं, इसलिए ताकि आपको नोट करने का मौका मिले। बहुत हड़बड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, H1 हो गया। अब H2 आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ये H2 हो गया बीचों बीच। इसको हम लोग लिख देते हैं H2। अब H1 में अगर मान लीजिए हमने डायग्नोस किया पेशेंट को, उसी जगह पे मशीन को जब ले गए और वहां पर सुई जैसा, चींटी काटने जैसा फीलिंग होता है पेशेंट को, तो इतना कंफर्म है कि H1 का मतलब हुआ कि हार्ट का स्टार्टिंग फेज हो गया। मतलब अभी बीमारी नहीं हुई है, बट सचेत हो जाना होगा, क्योंकि बीमारी का चेकिंग तो बाद में होगा, पर ऑर्गन का डायग्नोसिस हम लोगों ने कर लिया। H1 ये जगह हो गया। H2 जो हुआ वो बीचों बीच आप देख लीजिए, हार्ट का पॉइंट है H2। यहां पर अगर झटका लगता है पेशेंट को, हैंड में लगता है, तो समझ लीजिए कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुआ, कि ये बीमारी जो है अब स्टार्ट होने ही वाला है। यहां भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, बट इसकी जो टेस्टिंग होगी, किसी भी
मतलब समझ लीजिए डायग्नोस्टिक जो मशीनरीज है वहां नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसका टीएमटी, ईसीजी ये सब जगह में नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी बीमारी नहीं हुई है, बीचों बीच आ चुका है, बीमारी के नजदीक आया है। और इन सब मशीनों में क्या होता है कि बीमारी जब हो चुका होता है तब आता है। लेकिन मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि बीमारी हो चुकी है, मैं आपको यही कह रहा हूँ अब बीमारी होने ही वाला है, क्योंकि अब बीचों बीच आ चुका है। ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है ये वाला, अब ध्यान दीजिए, ये हम H3 कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं H3। देखिए आपके स्क्रीन पर H3, ठीक है। तो H1, H2, H3 थोड़ा जूम करके आप लोग देख लीजिए और अपने हिसाब से डायग्राम को बनाइए। फिर मैं ओरिजिनली अपने हाथ पर भी बना के आपको दिखाऊंगा, ताकि कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और ये सब डायग्नोस्टिक पार्ट है और डायग्नोसिस सही होना चाहिए, इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। तो H1, H2, H3 फिर समझा रहा हूं। H3 में अगर वो झटका लगा, H3 वाला पॉइंट पे अगर आपको समझ में आता है, आप जैसे जूम करके देखिए तो आपको वो दिखाई देगा हार्ट का पॉइंट, उसको आप अपने पेपर में बना लीजिए। अब यहां पर अगर लगता है तो इतना समझ लीजिए कि बीमारी हो चुकी है। अब हर मशीन में टीएमटी, ईसीजी या जो भी मशीनरीज होता है हार्ट का प्रॉब्लम चेक करने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा, तो उनको इस चीज का जानकारी ज्यादा होगा क्योंकि हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको सब चीज पता रहेगा। तो तब वो पेशेंट जो है वो आप इमरजेंसी में है, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और साथ साथ आपका ट्रीटमेंट चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन H1, H2 में आप काफी है, यानी शुरुआती स्टेज और मिडिल स्टेज, ये दोनों ही चीज कोई भी मशीनरीज के थ्रू जांच में नहीं आएगा, क्योंकि वहां ऑर्गन का डायग्नोस नहीं होता है, वहां डिजीज का डायग्नोस होता है। तो डिजीज जब होगा तभी डायग्नोस होगा, और यहाँ पर क्या है, तुरंत पहले ही पता चल जाएगा। इसीलिए प्रिवेंशन के लिए यह नंबर 1 है। और जब बीमारी हो जाए इस तरह का हार्ट रिलेटेड, बाकी चीज के लिए तो आप काफी है, तब थोड़ा ऐसा इमरजेंसी अगर हो जाए तो बेटर है कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर उनका इलाज हुआ, साथ में आता जाए। एक आध दो जगह में ये सब में थोड़ा सा आप साथ साथ चलना चाहिए, बाकी सब में तो आप अकेले ही काफी है। जितना बीमारी अभी तक मैंने बताया 11-12 पॉइंट, उसमें आप ये अकेले काफी होंगे। लेकिन इस जगह में अगर इमरजेंसी होता है तो इमरजेंसी केस के लिए हॉस्पिटल कार्डियोलॉजिस्ट का सपोर्ट मिलना चाहिए। साथ साथ आप अपना ट्रीटमेंट आगे दे सकते हैं, फिर आगे नहीं हो तो ये सब, जैसे हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, स्टेंट लगा हुआ है, पेसमेकर लगा हुआ है, ब्लॉकेजेस बहुत सारा है, बाईपास सर्जरी है, आते हैं, हम लोग उसको समझ के साथ में सपोर्टिंग में जो हो सकता है जितना उतना हम लोग करते हैं, बाकी जो नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है। लेकिन हर पेशेंट कोई बाईपास सर्जरी नहीं कराता है, हर पेशेंट कोई हार्ट का पेशेंट नहीं होता है। अगर शुरुआती H1, H2 में आप पकड़ लेते हैं तो वो बीमारी नहीं होगा। ये हम लोग का सबसे बड़ा योगदान होगा इस समाज के, इस सोसाइटी के तरफ तहत, है ना। तो H1, H2, H3 बढ़िया से समझिए। H1, H2, H3, H1 और H2 में प्रिवेंशन आप कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। इमीडिएट उस पेशेंट को आगाह कर दीजिए और बताइए कि आपको ये थेरेपी, ये सप्लीमेंट्री यूज करना है, इंटरनल एक्सटर्नल, नहीं तो आप बीमार पड़ेंगे। मान लिया तो वेरी गुड, आप खुद ब खुद बाद में चेक करके देखेंगे कि H2 से H1 में आ गया और H1 से 0 हो गया, यानी ठीक हो गया उसी मशीन से जिस मशीन से अभी आप डायग्नोस कर रहे हैं। और H3 में अगर चला गया तो आपको जैसा मैंने कहा वैसे ही करना है। तो चलिए आपको अब जो है मैं आपको यहाँ पर ओरिजिनल में दिखा देता हूँ। ये मैंने मिटा दिया इसको, ठीक है। अब मैं ओरिजिनल में आपको दिखा देता हूँ। मेरा हैंड हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया और ये, ठीक है। आप अपना देखिए, मैं H2 को ब्लू कर देता हूँ। चलिए अब देखिए, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, ये H3 हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। H1, H2, H3। अब प्रोब को मैं लाया
ऐसे, और हमें तो नहीं पता अगले के अंदर में क्या है नहीं है, तो मैंने यहाँ टच किया, कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं लगा, तो यहाँ भी नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं लगेगा, बीमारी नहीं है, ना ऑर्गन से कोई दिक्कत है। लेकिन यहाँ लगा, और यहाँ जब मैं इस मशीन को लाया तो जिनको मैं चेक कर रहा हूं उनको ना कोई फीलिंग नहीं हो रहा है, ना यहाँ हो रहा है ना यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ हो रहा है, इस जगह में H1 में हो रहा है। तो क्लियर कट है, मैसेज आ रहा है, स्टार्टिंग फेज हो गया है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, बट वो डिजीज स्टेज में नहीं पहुंचा है, तो बीमारी अभी बोलकर कुछ भी नहीं है, बट आगे हो सकता है, क्योंकि अब ऑर्गन जो है थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर रहा है और आगे जाकर वो बीमारी का रूप लेगा। तो हम लोग का काम क्या है, आगाह करना, बताना, तो यहाँ पर, लेकिन इन दोनों जगह नहीं लग रहा, यानी कोई भी घबराने का बात नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर अप्लाई करना चाहिए। जैसे ही हमने यहाँ लगाया और यहाँ भी लगाया, ऐसे कोई पेशेंट अगर मिल जाए तो वहां भी झटका लग रहा है, यानी यहाँ भी लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है, तो आपको क्या, जैसे मैंने बताया था, ये इनिशियल स्टेज यानी स्टार्टिंग फेज से चला गया है, आगे बढ़ गया है, बीचों बीच पहुंच गया है, यहाँ से बीमारी होना तय, और यहाँ पर आपका जो वर्क है और बढ़ेगा, आपको और मेहनत करना पड़ेगा आपको, और उसको ठीक करने के लिए। और यहाँ पर मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल का जो डोज होगा उस तरीके का होगा ताकि वो बैक करे। जो ट्रेन दिल्ली से खुली है उसको वापस वहीं पर रोका जा सकता है, लेकिन जो आधा रास्ता तय करके आगे बढ़ गया बनारस से भी आगे, तो वो पटना पहुंचेगा ही, है ना। तो इसी तरह से मैं आपको समझा दे रहा हूं, तो बेटर है पटना से पहले उसको वापस ले, रोकथाम करने। तो ये यहाँ पर, लेकिन अगर उसी पेशेंट, कोई एक अलग पेशेंट है जिसको यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी महसूस हो रहा है फीलिंग, और यहाँ जब इस मशीन को यहाँ टच किए और उसको यहाँ भी फीलिंग हो रहा है, तब आप सिम्टम पूछना शुरू कीजिए, सीना में दर्द, भारीपन, चक्कर आना, पसीना आना, थकान होना, मतलब जो भी एक सिम्टम होता है हार्ट प्रॉब्लम, वो सब पूछिए। अगर उसमें से 10 में से 8, 7, 5 भी होता है तो बोलिए एक बार जाके एक बार तो चेक करा दीजिए। तो अगला पूछेगा कि हमको क्या हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, बोले ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा, हमें ऐसा पॉइंट में लग रहा है, आप एक बार सचेत होइए, देख लीजिए। तो वो जाके किसी से मिलेंगे, वो रिफर करेंगे, ईसीजी होगा, टीएमटी होगा, जो होगा डायग्नोसिस होगा, पता चल जाएगा क्या है नहीं है, तब आपको बताना है कि इसीलिए मैंने कहा 90% ब्लॉकेज निकल गया आपका, तो कितना जाने बच सकती है आप खुद सोचिए। मतलब इस फील्ड में आने से कितने जाने आप बचा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें लगा तो आप उससे भी आप जान बचा सकते हैं, यानी बीमारी होने नहीं दी, और यहाँ भी लगा और यहाँ भी लगा तब भी आप बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ लगता है तीनों जगह में, तो आपने क्या बोला, रिफर किया कि आप जाके एक बार चेक करा लीजिए, क्योंकि आपको तो पता है और उसको अचानक बोलना सही नहीं ना है, तो इसीलिए उसको आप भेजे कि उसको पता ही नहीं है, तो आप बताएं, वो अपना चेक करा के डॉक्टर्स के संपर्क में रहे, ट्रीटमेंट चल रहा है, इमरजेंसी केस नॉर्मलाइज हो रहा है, तब जाके आप अपना इंटरनल एक्सटर्नल उसके साथ साथ आप दिए तो रिकवरी फास्ट होगा। ये है तरीका। आपको क्लियर समझ में आ गया? हार्ट का मैंने H1, H2 एंड H3 बता दिया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये बहुत एडवांस पैथी है, जो भी प्राचीन पद्धति आप लोग अपना रहे हैं, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो शुरुआत में प्राचीन पद्धति को अपनाए हुए थे, हम लोग भी उसी से सीखे थे कभी 17-18 साल 20 साल पहले। उसके बाद बहुत ऐसे लोग हैं जो मैं जो इसका नाम देख रहा हूँ वो ऑलरेडी देश के कई कोने में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको कहा झारखंड से, बिहार से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से भी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो काफी सारे लोग यहाँ पर हैं अभी मौजूद, तो वो सब अच्छे काम कर रहे हैं अगर इस फील्ड में है तो, और कुछ लेमैन हैं जो अभी इस फील्ड में नहीं आए, उन सबको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहला पेशेंट हम लोग खुद हैं, हम लोग सबसे पहले जब इसकी जानकारी हो जाए तो इस सिस्टम से सबसे पहले हम लोग अपना चेक करेंगे और एक रजिस्टर बनाएंगे अपना और अपने परिवार के लोगों का।
और उसमें पीरियोडिकल हर 3 महीना में डायग्नोस करेंगे। अगर हमें लगता है कि H1 में आ रहा है, H2 में आ रहा है, H3 में नहीं आ रहा है, तो वेट क्या करना है, अपना अपना सेल्फ ट्रीटमेंट कर लेना है। अब लोग सब कोई संपर्क में रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि इस तीनों में नहीं लग रहा है, तो 3 महीना बाद फिर डायग्नोस होगा। अगर वहां H1 में आ गया तो शुरुआती स्टेज में आप पकड़ लिए, क्योंकि हर बीमारी हार्ट हो चाहे लीवर हो, तो लास्ट स्टेज में पता चलता है कि थकान हो गया, ये हो गया, चक्कर खा के गिर गया, तो 90% ब्लॉकेज हो गया, 80% ब्लॉकेज हो गया, बाईपास करना है, स्टेंट डालना है, यही सब होता है। तो कहने का मतलब है बोलकर कुछ नहीं होता है। तो डिजीज डायग्नोसिस बाद में, पहले ऑर्गन का तो डायग्नोसिस कर लीजिए। तो ये सिर्फ इस पैथी में। तो मैंने जो बताया कि प्राचीन पद्धति से जो लोग कर रहे हैं उसके साथ इसको अटैच अगर कर दिए, तो सोसाइटी में हजारों लाखों लोगों को बेनिफिट आप दे सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी इसको कर रहे हैं प्राचीन से लेके मॉडर्न तक, हम सब कोई, तो उसमें आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। और जो लोग फर्स्ट टाइमर है उनको शुरू में ही मॉडर्न मिल जाएगा, है ना। तो ये एक प्रोसेस है, आप उसके तहत आपको सीखना है और आगे लोगों को ठीक रखना है। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं हार्ट के बाद। आप अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, डायरेक्टली आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो आपके स्क्रीन पे हार्ट के बाद आप देख सकते हैं एक पॉइंट आ रहा है लीवर। तो हार्ट से कोई कम नहीं होता है लीवर, ठीक है ना। हार्ट लिवर किडनी, तो HLK, ये जो है हार्ट लिवर और किडनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है। ऐसे तो ऑर्गन्स सब इंपॉर्टेंट है, आंख कान नाक गला एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट ये तीन जो है जानलेवा जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान थोड़ा बढ़िया से देना चाहिए। अब घुटना में दर्द है तो जानलेवा नहीं होगा, लेकिन हार्ट लिवर किडनी में अगर इफेक्ट ज्यादा आ जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीधा चलते हैं फोटोग्राफ की तरफ। जो स्क्रीन पे फोटो आ रहा है आपका, इसमें आपको लीवर का भी 1, 2 और 3 मैं बताऊंगा। और अब तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि 1 का मतलब शुरुआती स्टेज, दूसरा नंबर का मतलब मिडिल स्टेज। इस दोनों जगह से आपको प्रिकॉशनरी मेजर जल्दी से उसको वापस लाना होगा। और अगर L3 में आता है तो दैट इज इमरजेंसी, दैट इज केस ऑफ डिजीज। यानी अगर L3 में आता है तो लिवर डिजीज हो चुका है। अब वो हेपेटाइटिस है कि सिरोसिस है कि फैटी लिवर है कि क्या है, वो तो अंडरस्टूड है, मतलब पता चल जाएगा बाहर आने वाले टेस्टिंग से। लेकिन आप ऑर्गन का डायग्नोस कर रहे हैं तो L1 को पहले ध्यान दीजिए और यहीं से कब्जा करिए, L2 वहीं से पिकअप कीजिए, L3 तो सपोर्टिंग में आपको देना है, क्योंकि 3 जगह है, सिर्फ हार्ट लिवर और किडनी, इसमें सपोर्टिंग चाहिए। तो अब क्या है कि L1 का जो पॉइंट है मैं आपके स्क्रीन पर आपके सहूलियत के लिए पेपर में, ताकि आप बना सके, आप ध्यान दीजिए। L1 का पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं आपके स्क्रीन पे। चलिए आप बना लीजिए यहाँ पर। ये देखिए गौर से आप उसको जूम कीजिए, उस जगह को जो तो मैंने गोल किया है, जूम कीजिए और उसमें एक तो पॉइंट बना लीजिए। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा, मतलब आप लोग का मैंने याद जो होगा ना बहुत जल्दी याद हो जाएगा। पेपर बना के डायग्राम बना लीजिए, पेपर में हाथ बना के डायग्राम बना लीजिए, मैंने पॉइंट बना लीजिए। इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ, नहीं तो 1-1.5 घंटा में भी पूरा खत्म हो सकता है 4 दिन का। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे, ताकि आपको क्लियर हो। तो ये हो गया L1, मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ L1। तो आप गौर कीजिए, लीवर 1। यहाँ पर अगर पॉइंट में पेशेंट को लगता है तो इतना आप जान लीजिए कि उस पेशेंट को कुछ ना कुछ लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाला है, बट अभी बीमारी नहीं हुई है। तो यहाँ सचेत होने का जगह है। यही तो खासियत है कि आप प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों आपके हाथ में। अब L2 का आप ध्यान दीजिए आपके स्क्रीन पर, L2, ठीक है।
ठीक है, आपके स्क्रीन पे आप देखिए आ रहा होगा L2। इसको भी थोड़ा जूम कर लीजिए। डायग्राम को बना लीजिए, पॉइंट्स को बना लीजिए और सॉरी, और यहाँ पर ये L3 आपके स्क्रीन पर। बनाइए इसको। तो L1, L2, L3, L1 का जो पॉइंट हो गया, इसमें अगर पेशेंट को जब हम टच करते हैं इस प्रोब के थ्रू, एक्यूलाइफ के प्रोब के थ्रू, अगर वहां पर सेंसेशन आता है तो आपको समझना है कि गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम जिसको है, आमतौर पर 99% लोगों को ये बीमारी है, कोई घबराने का नहीं है, उसमें इलाज हो सकता है, छोड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक करना चाहिए। लेकिन L2 में है तो इतना जान लीजिए कि पूरे जब भी कुछ हम लोग खाते हैं, ऐसे पेशेंट जब खाता है कुछ भी तेल रिलेटेड या कोई भी ड्राई मतलब फ्राइड चीज या कुछ भी हल्का फुल्का भी, तो जलना शुरू हो जाता है, जिसको हार्ट बर्न बोलते हैं। पूरे चेस्ट के बीचों बीच वो गला तक आता है। और तीसरा L3 में आता है तो निश्चित तौर पे फैटी लीवर, हेपेटाइटिस या कुछ भी लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब निश्चित उसको हो चुका है। तो L1 पे अगर आ गया, L2, L3 में नहीं आता है, दैट मीन्स की शुरुआती स्टेज है। और L1, L2 में आ रहा है, L3 में नहीं आ रहा है, तो इतना जान लीजिए कि ये स्टार्टिंग हो चुका है, मिडिल स्टेज में पहुंच गया, यहाँ से अनिवार्य रूप से इसको वापस लाना होगा, नहीं तो ये L3 की तरफ जाएगा। और L3 जब चला गया तो एक लिवर डिसऑर्डर से कितना कुछ डिसऑर्डर हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। उसको शुगर भी हो सकता है और कई सारा बीमारी पेट रिलेटेड, मेटाबॉलिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में हो सकता है। आप सोच नहीं सकते कौन कौन बीमारी हो जाए उसको। तो लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हम लोग का, ठीक है। और L1, L2, L3 ये तीनों पॉइंट को आप एकदम बना लीजिए, थोड़ा सा जूम कीजिएगा तो आपको फोटो नजर आएगा लीवर का, या लीवर डिसऑर्डर लिखा हुआ होगा, आप जूम कीजिए आपको दिखाई देगा। और डायग्राम पेपर में बना लीजिए, बहुत सारे लोग पेपर में बना रहे हैं, एकदम क्लियर बना लीजिए। 4th डे हम लोग इस पे बात करेंगे, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो रिकॉर्डिंग भी हम आप सभी को दे देंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो L1, L2, L3 क्लियर हो चुका है। चलिए, तो हम लोग क्या क्या जाने, हार्ट भी जान लिए, लिवर भी जान लिए, है ना, उसका सारा पॉइंट समझ गया। इसको अब हम लोग थोड़ा सा ओरिजिनल में देखते हैं अपने हाथ पर। तो इसको क्या करते हैं, रेट से करते हैं, तब आपको क्लियर हो जाए। देखिए बहुत सारा पॉइंट बन गया है, तो इसको मिटा देना भी जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। ठीक है, हो गया। देखिए ये हो गया L1। देखिए डायरेक्ट ओरिजिनल में मैं दिखा दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। L1, ये हो गया L2 और ये हो गया L3। L1, L2, L3, इस तीनों जगह मैंने आपको अपने हाथ में भी दिखा दिया। अब इस प्रोब को ले आए और यहाँ टच करें पेशेंट का, कुछ नहीं होता है। ऐसे तो बहुत कम ही आदमी है जिनको ये यहाँ नहीं लगता है, लेकिन अगर यहाँ लगा
और यहाँ नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, बस थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट इंटरनल से हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी लगा और यहाँ भी लगा, यहाँ नहीं लग रहा है, तो इतना समझ लीजिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चाहिए, खान पान में थोड़ा सा चेंजिंग करना है। लेकिन यहाँ और यहाँ तीनों जगह लग रहा है, तो थोड़ा सा एक चेकअप तो जरूरी होगा कि आखिर वो चीज किधर गया है, किधर मूव किया है ना। और साथ साथ इमीडिएटली ट्रीटमेंट होना जरूरी है। और यहाँ से आप बैक करके L2 बैक करके L1 ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये तीनों जगह लगा, आप ट्रीटमेंट शुरू कर दिए, 1 महीना के बाद आपने फिर से चेक किया, देखा कि जो झटका बहुत ज्यादा लग रहा था वो कम हो गया, फिर 15 दिन के बाद चेक किया तो यहाँ नहीं लग रहा है, यानी L3 में नहीं लग रहा है, अब L2 और L1 में लग रहा है, यानी गाड़ी जो आगे बढ़ी थी उसको आप वापस आधा रास्ता पे लाया, लेकिन अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ है। लेकिन एक दिन देखे कि आपको यहाँ भी नहीं लग रहा है, सिर्फ यहाँ लग रहा है, तो गाड़ी वापस आ चुकी है यहाँ तक। और जब यहाँ नहीं लग रहा है तो गाड़ी ही गायब हो गई, मतलब अब बीमारी नहीं है, अब कोई कष्ट नहीं है। तो ये मे भी 1 महीना, मे भी 15 दिन, मे भी 3 महीना, मे भी 6 महीना, डिपेंड करता है कि पेशेंट का कितना इंटेंसिटी में बीमारी फैल चुका है, हो चुका है। अब लीवर का प्रॉब्लम मीन्स तो पूरा शरीर पे इफेक्ट आएगा, लीन एंड थिन हो जाएगा, खाना पीना में तकलीफ हो जाएगी, एक हेल्दी जैसा चेहरा से नहीं दिखाई देगा, हमेशा चेहरा मुरझा हुआ, मतलब लगेगा कि हाँ ये बीमार है, पता चल जाएगा। तो इस तरह का एक सिस्टम है। तो लीवर वाला पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। इसको पहले मिटा दिया जाए इरेजर से। चलिए सब मिट गया। हम लोग बैक करते हैं और यहाँ पर लीवर के बाद 15 नंबर में आता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्जियत। कब्जियत कब्जियत एक बीमारी नहीं है, वो 100 बीमारी का क्या है, रूट्स है, यानी जड़ है। तो 15 नंबर पे चलते हैं, कॉन्स्टिपेशन, राइट। तो इसके लिए फिर से आपके स्क्रीन पर फोटोग्राफ आ रहा है, आप ध्यान दीजिए। कॉन्स्टिपेशन, अब ये हाथ का बैक वाला फोटो, ठीक है, बैक वाला जो मैंने आपको बताया था, हाथ के ठीक पीछे वाला, यानी लेफ्ट हैंड के ही पीछे वाला पॉइंट। तो यहाँ पर कैसे डायग्राम होगा, फिर से मैं रेड बना दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया। ये जगह ध्यान दीजिए आपके स्क्रीन पर, ये है कॉन्स्टिपेशन। इसको जूम कीजिए, आपको देखिए लिखा हुआ मिलेगा कॉन्स्टिपेशन। जूम कीजिए इसको, जी बिल्कुल। ठीक है, क्लियर। क्लियर एकदम। आप इसको बना लीजिए कॉन्स्टिपेशन। अब बताइए, आप लोगों को शायद जानकारी होगी कि कॉन्स्टिपेशन को डायग्नोस करने के लिए कोई मशीन नहीं बना आज तक, यानी कब्जियत को जांच करने के लिए कोई भी अभी तक मशीन नहीं बना है कि ये बता दे कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को कब्जियत है, क्योंकि ये पेशेंट का बताने का चीज है। जिनको कब्जियत होगा, कॉन्स्टिपेशन, वो खुद बताएगा कि मुझे ये कब्जियत जैसा है फीलिंग, तो डायग्नोस नहीं कर सकते। लेकिन आप इस पैथी में देखें, प्राचीन पद्धति है, 5000 साल प्राचीन पद्धति, मॉडर्नाइज कर दिया गया है। और एक छोटा सा एक पॉइंट है यहाँ पर ये, और यहाँ पर एक प्रोब लाएंगे आप ऐसे, और इसको यहाँ टच करेंगे, और यहाँ अगर झटका लगता है तो आप क्लियर कट बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है। अगर आपको अपना खुद चेक कर लीजिए, यहाँ पर 90% चांस है कि सबको कब्जियत निकलने का, जो थोड़ा बहुत तो सबको रहता ही है। अब उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन बॉडी के इंटेस्टाइनल पार्ट में अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम है, तो आगे जाके पाइल्स हो सकता है, आगे जाके कोलाइटिस है, कुछ भी
पेट रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसको हम लोग आम भाषा में पेट बोलते हैं, लेकिन ऐसे डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक सिस्टम बोलते हैं हम लोग, पाचन तंत्र बताते हैं, जिसमें बहुत सारा रोल होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स को, लेकिन मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ उसमें, आमतौर पे बता रहा मैं। तो ये आइडिया हुआ आपको। यहाँ पर ये जो पार्ट हो गया, यहाँ ये पॉइंट, ये कॉन्स्टिपेशन का, ठीक है। तो आपने बता दिया कि क्लियरली कि हाँ ये कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शायद आने वाला है, एक ऑर्गन का। पहले इसको मिटा दूं मैं, राइट। किडनी, जैसा कि मैं अनुमान किया था कि 16 नंबर पे किडनी है, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। K1, K2, K3, K1, K2, K3। तो जिस तरह से लीवर 1, लीवर 2, लीवर 3, जैसे हार्ट का H1, H2, H3, उसी तरह से हम लोग किडनी पे K1, K2 एंड K3। ठीक है, क्लियर। तो चलते हैं हम लोग डायग्राम की तरफ। अब यहाँ पर K1, K2, K3 का पॉइंट्स बनाएंगे। पेन से आप अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। K1, ये दोनों हो गया K1, K2, K3। अब देखिए K1, K2, K3 आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? K1 में 2 पॉइंट हुआ, लेफ्ट एंड राइट में आप थोड़ा सा जूम करके देखिए, किडनी डेफिशिएंसी इन और किडनी डेफिशिएंसी यांग लिखा हुआ है। तो K1 का जो पहला पॉइंट हो गया लेफ्ट साइड वाला, वो इन का मतलब इनसाइड ऑफ द किडनी में प्रॉब्लम है, और यांग का मतलब किडनी का आउटर साइड में प्रॉब्लम है, यानी यूरेटर में हो सकता है, कहीं पर भी। K2 जो है ये मिडिल स्टेज ऑफ किडनी प्रॉब्लम है, और यहाँ पर K1 और K2 में अगर आता है, K1 तो बहुत लोगों को, मैक्सिमम लोगों को आता है, लेकिन K2 जो है स्पेशल केस में आता है, जिनको रियली कुछ किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो, या होने जा रहा है तो पैर में सूजेगा, थोड़ा सा मतलब वीकनेस होगा। K1 में तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन K2 में पता चलेगा। K3 में क्या है कि पैर में सूजन, कलर में डार्क, ये सब कुछ होगा, थकान बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे केसेस में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हार्ट, लिवर और किडनी में अगर थर्ड में दिखाता है, मतलब L3, H3 और K3 में आता है, तो सपोर्टिंग बेटर होगा कि उसको एक बार रिफर किया जाए कि आप एक बार चेक करा लीजिए, कुछ अगर होगा तो, क्योंकि ये सब इमरजेंसी केसेस में बदल सकता है, और आपका काम इमरजेंसी और सर्जिकल केस नहीं देखना, ठीक है। और 10% ही इस दुनिया में जो बीमारी होती है वो इमरजेंसी और सर्जिकल केस होता है, 90% ना सर्जिकल और ना इमरजेंसी, तो वो सब आपका केस है। लेकिन फिर भी K3, H3 और L3 में सपोर्टिंग में आप दे सकते हैं, लेकिन बट कि इमरजेंसी स्टेज निकल जाए तो ध्यान रखिएगा। और K1, K2 तो आपका केस है, और इसमें आपको बचाना है, जल्दी से उसको वापस K2 से K1 और K1 से 0 कर देना है। तो आपके स्क्रीन पे ये पॉइंट आ रहा है K1, दो भाग में अगर दोनों भाग में आता है तभी K1 माना जाता है, और अगर सिंगल केस में है तो इतना जान लीजिए कि ये जो सिंगल वाला पार्ट है ये एक स्टार्टिंग फेज होता है। तो आप पूछ सकते हैं कि भाई अगर किडनी के अंदर में प्रॉब्लम है तो किडनी के बाहर में क्यों आएगा? 100% आएगा। अगर बीमारी बढ़ रही है तो K1 में दोनों साइड में आएगा, और अगर एक साइड में आ रहा है तो घबराना नहीं है, स्टार्टिंग का भी स्टार्टिंग है, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट कराने जाइएगा
किडनी का, तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और K2 में भी अगर आ जाता है, आपके थ्रू डायग्नोसिस करने पर सेंसेशन आने लगता है, तो भी जब अगर फुल्ली डायग्नोस आप करने जाएंगे डॉक्टर्स के पास तो भी नहीं आएगा। लेकिन आप समझ चुके होंगे कि K1 और K2 में आने से इसके मतलब ही हो गया कि बीमारी का स्टार्टिंग होने वाला है, ऑर्गन अफेक्टेड हो चुका है, ऑर्गन अपना प्रॉपर्ली फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, जिसमें कि डिजीज की तरफ मूव करेगा। और K3 जो है अगर आ जाता है तो डिजीज 100% हो चुका है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो चुकी है। तो K1, K2, K3 अब अपने स्क्रीन पे जो फोटोग्राफ्स जो पॉइंट्स आ रहा है उसको आप अपने डायग्राम के हिसाब से बना लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आप बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डायग्राम में प्रैक्टिस करेंगे तो जब मतलब एकदम दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, या फिर कभी किसी को ट्रेन करना हो तो उसका स्क्रीनशॉट काम नहीं आएगा, डायग्राम जो आप बनाया है वही प्रैक्टिस में आप ला सकते हैं। तो K1, K2, K3 देख लीजिए। अभी एक सेशन जो कल मैंने आपको बोला था, बहुत सारा सेशन अभी बाकी है। जो लोग सेंटर्स चला रहे हैं उनके लिए एक सेशन, जो लोग 2 साल 3 साल से प्रैक्टिस करें उनके लिए एक सेशन, और जो ऑलरेडी 5 साल दे चुके, 10 साल दे चुके, 12 साल 13 साल दे चुके इस फील्ड में, उनके लिए एडवांस सेशन हम लोग लेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको लोगों को बताएंगे, जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं उनको अपग्रेड कराएंगे। तो ये मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये सब चीज के लिए कि भाई अल्टीमेटली सोसाइटी को बेनिफिट होना चाहिए, लोगों को परेशानी जिनको है उनका परेशानी कम होना चाहिए। तो K1, K2 एंड K3 आप देख सकते हैं। अब आते हैं, चलते हैं थोड़ा सा आगे, K1, K2, K3 से पहले, उससे पहले थोड़ा सा डायग्राम अपने हाथ पर बता देना जरूरी है। देखते हैं ब्लू से हो जाए तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर चलिए ब्लू से मैं कर दिया, K1 का दोनों भाग आप देख लीजिए। ये ब्लू वाला जो पॉइंट है ये आप अपने डायग्राम देखिए, फोटो एंड डायरेक्टली डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ, अपने हाथ में दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर है और उसके बाद यहाँ है, बस ये ब्लू वाला देख लीजिए, K1, K2, K3। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ध्यान दीजिए कि ये जितना भी पॉइंट्स बताया जा रहा है K1, K2, K3 वेरी इंपॉर्टेंट। और एक कहावत है इस फील्ड में कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर। मतलब अगर हम लोग प्रिवेंट कर लेते हैं तो बड़े से बड़े बीमारी से बच सकते हैं, कष्ट से बच सकते हैं, जो पैसे खर्चे होते हैं लाखों लाखों रुपया, उससे आप लोग बच सकते हैं। परेशानी से कम, माने परेशानी कम होनी चाहिए। कहावत है कि किडनी, लीवर, हार्ट का प्रॉब्लम अगर घर में किसी को हो जाता है तो पूरे परिवार अफेक्टेड होता है। तो इसीलिए इन सब बीमारी से हमें बचना है, दूर रहना है, कोशिश करना है कि दूर रहे। कोशिश करने पर 90% तो आपका सॉल्यूशन आपके हाथ में हो सकता है। लेकिन जब वो K3, H3 और L3 में चला जाता है तब थोड़ा सा इमरजेंसी पार्ट में जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बार में तो पहुंचता नहीं है। K1, K2 से के बाद ही K3 आता है, L1, L2 के बाद ही L3 आता है, और H1, H2 के बाद ही H3 आता है। तो नेचुरल है कि ये सब चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हार्ट तो हो गया, किडनी भी हो गई और लिवर भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं, तो प्रोब वाला जैसे आपको बता दिए थे कि यहाँ और यहाँ इसको टच करना है और सुई जैसा, चींटी काटने जैसा फीलिंग होना है, तो ये समझिए ये प्रॉब्लम का शुरुआत है। और यहाँ पर अगर आ रहा है और इन दोनों जगह आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए बीचों बीच, मतलब बीमारी अब होने वाली है, रास्ता में आधा रास्ता तय कर चुका है। यानी किडनी का जो प्रॉब्लम है वो आधा रास्ता तय किया है, अभी भी डिजीज नहीं हुआ है, लेकिन अगर इस जगह में लगता है, यानी तीनों जगह में लगता है, 1, 2 और 3 तीनों जगह लगता है, कंफर्म है बीमारी किडनी का हो चुका है, पेशेंट किडनी का पेशेंट हो चुका है। तो ये इस तरह से आप डायग्नोस करेंगे। मशीन तो आपको पता ही है कि ये है, और इसका प्रोब आला ये है, इससे डायग्नोसिस होता है। तो प्रैक्टिकल जिस दिन होगा उस दिन आपको और भी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट जो है किडनी के बाद जो है
हम लोग इसको पहले फिर से मिटाना जरूरी है। ओके, तो किडनी के बाद बीपी, ब्लड प्रेशर हाई एंड लो। ब्लड प्रेशर हाई एंड लो, उसके बाद हम लोग डायबिटीज पे चलेंगे, ठीक है, यानी पेनक्रियास वाला पार्ट पे चलेंगे। और डायबिटीज के बाद जितने भी पॉइंट्स आएगा वो सिंगल सिंगल पॉइंट में काम निकल जाएगा। तो अभी दो और बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स है हम लोग के हैंड में, वो है ब्लड प्रेशर हाई एंड लो और साथ में है डायबिटीज। ये दो चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6:45 हम लोग के पास आधा घंटा टाइम है। आधा घंटा में जितना हो सकता है उतना ही करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो पॉइंट्स आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर हाई एंड लो, यहाँ पर हम 5 पॉइंट बताएंगे और पेपर और पेन लेकर रखिएगा, इसमें समझना थोड़ा सा पड़ेगा आपको। तो चलिए पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा। यहां पर अपने मिडिल फिंगर में ध्यान दीजिए, मैं कुछ बनाने जा रहा हूं। और रिंग फिंगर में ध्यान दीजिए। हमने 4 गोल बनाए, तो 4 बिंदु बनाए, आप देख लीजिए। और यहां मैंने लिखा 1, यहां मैंने लिखा 2, यहां मैंने लिखा 3 और यहां मैंने लिखा 4 आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। 1, 2, 3 and 4। ओके, क्लियर है? 1, 2, 3 and 4। इसको नोट डाउन कर लीजिए, 1, 2, 3 and 4। अब आप नोट कीजिए पेपर में, 1, 2, 3, 4 कर लिए। और नेक्स्ट एक पहले हम दिखाई देते हैं। यहां पर बैक साइड में 5 इसको ही बना लीजिए। फ्रंट में बता दिए पॉइंट, देख लीजिए 1, 2, 3 and 4 आपके स्क्रीन पर। कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं? 1, 2, 3, 4। और यहां पर 5। इसको बना लीजिए। तो एक बार फिर से 1, 2, 3, 4 और 5। अब एक पेपर में नोट कीजिए 1, 3 and 5, 1, 3 and 5। एक नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। अगर इस तीनों में प्रोब लगाने से सुई जैसा, चीटी काटने जैसा फीलिंग होता है, तो पेशेंट हाई बीपी के पेशेंट हो गया, यानी हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंशन हो गया उसको, यानी हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। लेकिन अगर 1 और 3 में आ रहा है तो स्टार्टिंग फेज या मिडिल स्टेज आप बोल सकते हैं। सिर्फ 1 नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर में भी नहीं आ रहा है और 5 नंबर में भी नहीं आ रहा है, ये पेशेंट आगे जाकर हाई बीपी के पेशेंट बनने वाला है। अब सोच लीजिए, आला से आप चेक करेंगे, नॉर्मल सा चीज है स्टेथोस्कोप से चेक करना, 120/80 इज अ नॉर्मल पोजीशन।
एज के साथ वो बढ़ा सकते हैं। अगर 60 के ऊपर, मान लीजिए मोटा मोटी बता रहा हूँ, 50-60 के ऊपर है तो 140/90 भी चल सकता है। लेकिन एक एवरेज तरीके से आपको बताया गया कि 120/80 एक मोटा मोटी एक अच्छा फिगर है। 85 हो तब भी चलेगा, लेकिन लोअर वाला पार्ट में 90 से नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इसी को मान लेते हैं। लेकिन आप तो 5 मिनट में डायग्नोस कर लिए कि बीपी हाई है या नहीं है, लेकिन ये कोई बता सकता है कि आने वाले 6 महीना में बीपी का पेशेंट होगा? या तो दवा खाकर भी लोग पहुंच जाए बीपी का पेशेंट, तो पता नहीं चलता है कि वो बीपी का पेशेंट है कि नहीं। तो आने वाले 6 महीने में क्या होगा ये कौन बताए? लेकिन इस पैथी में 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में लगेगा तो वो हाई बीपी के पेशेंट है, भले वो दवा खाए। पहला दिन मैंने बता दिया था, दवा खाकर आए या दवा खाकर नहीं आए, चाहे उसका अभी पोजीशन स्टेथोस्कोप में परफेक्ट दिखा रहा हो, 120/80 भी दिखा रहा हो, लेकिन 1, 3 एंड 5 में लग रहा है वो हाई बीपी के पेशेंट है, वो आप उसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर 1 एंड 3 में लग रहा है, 5 में नहीं लग रहा है, तो ये पेशेंट 100% हाई बीपी के पेशेंट बनने वाला है। अगर वो कंट्रोल में नहीं किया तो अपना दिनचर्या, अपना बिहेवियर, राइट, खान पान, सब कुछ। और अगर 1 नंबर पे लग रहा है तो घबराना कुछ नहीं है, बीमारी तो अभी हुई नहीं है, मे बी स्टार्टिंग फेज में है तो आगे जा सकता है। तो 1, 3 एंड 5 इज हाइपरटेंसिव, और 2, 4 और 5 यानी 2, 4 एंड 5, मैंने अभी क्या बताया था, 1, 3, 5 हाइपरटेंसिव, बचा क्या, 2, 4 और 5 हो गया कॉमन। 5 क्या हो गया, कॉमन, दोनों में रहेगा। तो 2, 4 एंड 5 में अगर लगता है तो वो लो बीपी के पेशेंट है, हाइपोटेंशन के पेशेंट है, यानी लो बीपी के पेशेंट। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, बेसिक कोर्स है। बहुत लोग ऐसे इंक्लूड किया गया है क्योंकि आपके शुभचिंतक ने आपको आईडी एंड पासवर्ड दिया है। आप गौर से देखते होंगे यहाँ पर 200, 250, 500 लोगों को नहीं बुलाए, क्योंकि खबर चल जाएगा तो 500 तो ऐसे ही ब्लॉक कर जाएगा, उसे कुछ होने जाने को नहीं है। कम लोग, सीरियस लोग, 25 से 30 लोग मान के चले थे, लेकिन यहाँ 60-62 एनी टाइम बने हुए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपके थ्रू बहुत अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि अवेयरनेस से ही अच्छा काम होता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपके शुभचिंतकों ने आपको ये आईडी पासवर्ड दिया है, उनको भरोसा है आप पर कि आप शायद कुछ अच्छा करेंगे, राइट। 25 लोग हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड 25 लोग हैं मेरे पास जो लिस्ट है, बेसिक कोर्स का अप्लाई उन्होंने किया है सर्टिफिकेट के लिए, वो लोग यहाँ आज मौजूद हैं, कल भी थे। ठीक है, तो 1, 3 और 5 हाई बीपी के पेशेंट, 2, 4 और 5 लो बीपी के पेशेंट। अगर 2 पे आ रहा है, 4 और 5 में नहीं आ रहा है, तो स्टार्टिंग फेज 2 और 4 में आ रहा है, 100% ये बीमार होने वाला है, लो बीपी में जाने वाला है। और अगर 2, 4, 5 में आ गया तो 100% लो बीपी यानी हाइपोटेंशन का पेशेंट है। तो ये आपको समझा दिए 1, 3, 5 और 2, 4, 5। लेकिन कुछ केसेस आपको आएगा, वहीं पर आप कंफ्यूज करेंगे। 1, 2 भी आ जा रहा है, 3, 4 भी आ जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 में भी आ जा रहा है। तो ये सब पेशेंट में घबराना नहीं है आपको, ये पेशेंट नहीं है। इनका पर डे का दिनचर्या, कभी गुस्सा आना, कभी गुस्सा कम हो जाना, ये पेशेंट नहीं है, लेकिन इनके अपडेट या अप टू डेट ये नहीं है। और इनका जो मतलब प्रॉब्लम्स है वो बार बार अप डाउन कर रहा है। ठीक है, अप टू डेट का मतलब ये हो गया कि उनको ठीक से पता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी गुस्सा बढ़ जा रहा है तो बीपी बढ़ जा रहा है, या ऐसा वर्क वो करते हैं जहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज आते रहता है। और लो बीपी तो में डिप्रेशन टाइप का चीज में बहुत सारा चीज हो जाता है, बहुत सारा चीज है, उस पर नहीं जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 में, पांचों में लग सकता है, तो इसमें कहीं कुछ घबराना नहीं। लेकिन अगर 1, 3, 5 में आता है तो थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। बीपी हाई और शुगर लो जान जोखिम में डाल सकता है, यानी जानलेवा हो सकता है।
क्या क्या? लो शुगर, हाई बीपी, जानलेवा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 फिर से देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना समय मैंने दिया इसके प्रति। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक और बड़ा बीमारी की तरफ चलते हैं, यानी जो कि इंडिया को कैपिटल बनाने के लिए एकदम सोच लिया है कि हम इसको कैपिटल बना के छोड़ेंगे, और हम लोग जैसे लोग ये सोच लिया है कि बनने कभी नहीं देंगे। ये चल रहा है लड़ाई। एक तो अंग्रेजी में कहावत है टग ऑफ वॉर, यानी रस्सी खींचा-खींची वाला जो पार्ट हो गया है। हम लोग बनने नहीं देंगे इंडिया को कैपिटल शुगर का, और शुगर बोलता है कि नहीं, हम तो बन के रहेंगे, हम तो बना के रहेंगे भारत को कैपिटल। तो देखते कौन जीतता है, आप लोग और हम लोग के सबके हाथ में है। तो अभी मैं मैसेज ऑन नहीं किया कि आप लोग बोलना शुरू कर देंगे कि होने नहीं देंगे। मैं जानता हूँ नहीं होने देंगे, यही होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें काम भी करना है और बहुत काम बाकी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं डायबिटीज की तरफ। 18 नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है। 18 नंबर, मैंने इसको बीपी को हाथ में नहीं बनाया, वो उतना जरूरत नहीं है। अब डायबिटीज वाला जरूर बनाऊंगा हाथ पर। 18 नंबर आप देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पर डायबिटीज D1, D2, D3, ये हाथ के इनर साइड में ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर जहां मैं बना रहा हूं ना, वो पैनक्रियास का पॉइंट है, ध्यान दीजिए। आपके स्क्रीन पे बीचों बीच हाथ के देखिए D1, यहां पर दोनों उंगली के बीच में D2, और यहाँ तीसरा में D3, तो आपके स्क्रीन पर। जूम में ये सब सुविधा नहीं है, ये सब लिखने का, और डायग्राम पे ही लिखने वाले लिख सके, ऐसा इतना बढ़िया से सुविधा नहीं दिया हुआ है। हाँ, एक सुविधा है जिसमें आप कुछ कुछ कर सकते हैं, लेकिन उतना बढ़िया नहीं आता है, जिसमें वो नीचे में पेन दिया रहता है, उसमें बढ़िया से आता नहीं है। ये एक अलग तरीका अपनाया गया है आप सभी के लिए, एक स्पेशल मतलब इसमें उपाय किया गया है, ताकि आपको बहुत क्लियरली बता सके D1, D2, D3 करके। जूम वाला जो सुविधा है उसमें इतना बढ़िया से नहीं आ सकता है, इसलिए D1, D2 एंड D3 क्लियर हो जा रहा है आपको। D1 जो बीच का जो जगह है वो पैनक्रियास का जगह है। आपको पता है कि पैनक्रियास अग्नाशय से रिलेटेड है शुगर, आपको पता होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर D1, D2, D3, D1 पैनक्रियास का जगह है, और यहां पर अगर आप प्रोब को ले जाएंगे तो इतना पता चलेगा कि पैनक्रियास जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, मालफंक्शनिंग कर रहा है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि शुगर पेशेंट आप हो गया, बिल्कुल नहीं। लेकिन D2 और D1 में अगर लगता है तो ब्लड शुगर का प्रॉब्लम हो गया है, अप डाउन कर रहा है रेंज। तो आप देखिए दोनों उंगली के बीच में क्या जो जो पॉइंट मैंने गोल किया है, वो पॉइंट का नाम क्या है? ब्लड शुगर। देखिए जो मैंने थोड़ा सा और बड़ा गोल कर दिया। तो D2 वाला जो पॉइंट है वहां पर आप देखिए, वहां पर ब्लड शुगर का पॉइंट, यानी अब शुगर का लेवल अप डाउन कर रहा है। अभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, मधुमेह का पेशेंट है, चीनी का पेशेंट है, या डायबिटिक मिलेटियस इनको हो गया, नहीं। लेकिन D1, D2, D3 में तीनों जगह लगेगा तो 100% मैं आपको बता रहा हूं ये पेशेंट शुगर का है। तो यहां बचना है, बचाना है,
घर के हर फैमिली मेंबर्स को चेक कर लीजिए सीखने के बाद, और जिनको भी आपको लगता है चेक करना चाहिए चेक करिए। तो D1, D2, D3, लेकिन मजा तो तब आएगा जब D1 में या D2 में आया और आप किसी को बता दिए और वो नहीं माना, 6 महीने के बाद उसको शुगर डिटेक्ट, तब दौड़ते दौड़ते आपके पास आए। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो नहीं मानते, जो भरोसा नहीं करते कि हमें शुगर हो ही नहीं सकता है। बहुत लोगों ने कहा हमें कोरोना हो ही नहीं सकता है, हम तो लोहा के बने हुए हैं, लोहा, आयरन। अब उन्हीं को कोरोना पकड़, तो वो इसीलिए एडवेंचरस यानी बहुत ज्यादा दिखाना नहीं है। एक कहावत है हिंदी में, ज्यादा वीर जो बनते हैं वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो इसीलिए नहीं होना है हमें एडवेंचरस या बहुत ज्यादा दिखाना नहीं है। बस ट्रेनिंग ले लेना है, सीख लेना है, और अपने परिवार को सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखना है, और तब समाज में हर व्यक्ति जिनको जरूरत है आपका काम है उनको भी ठीक करना, राइट। उसको कैरियर के रूप में ले लीजिए, तो फिर ना नाम पैसा आशीर्वाद तीनों आपके पीछे, ठीक है ना। और अगर आप चाहते कि नहीं बस ऐसे ही हम करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, तो जैसे भी चाहे आपका एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब मैं आप सबको 1.5 घंटा 2 घंटा बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? मेरे एक सेशन का कीमत है 50,000 रुपीज। मैं इंटरनेशनली इसको बताता हूँ, लेकिन मैं आज आपको फ्री में बता रहा हूँ 4 दिन से। और जो लोग बेसिक कोर्स कर रहे हैं उनका चार्ज 2100 नॉमिनल चार्ज लिया जा रहा है ट्रस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को फ्री में क्यों अप्लाई किया गया, क्योंकि वो बाद में पेमेंट करें, उन लोगों को स्पेशली दिया गया। मैं चाहता हूं कि आपको सब कुछ तरीके से मिले, लेकिन फ्री का तो वैल्यू होता नहीं, तो एक नॉमिनल चार्ज ट्रस्ट ने रखा है। हम उस ट्रस्ट में हैं मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में, लेकिन बहुत सारे लोग हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं 10-12 साल से। हजारों हजारों लोगों को, 50,000 के ऊपर में लोग को लाभान्वित हुए हैं, और कम से कम 550 सेंटर, और कम से कम 2,500 से 3,000 एक्टिव थेरेपिस्ट क्रिएटेड है। और इस फील्ड में कई लोग सरकारी यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कार्यरत। सेल्फ मेड प्रोफेशनल यानी सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको बोलते हैं, प्रोफेशनल्स बोलते हैं, वैसे लोग सेंटर्स अपना चला रहे हैं। और ऑफिशियली 550 सेंटर है, अनऑफिशियली तो हजारों के ऊपर है। जितने लोग घर से चला रहे हैं उनका तो डिटेल ही मेरे पास नहीं। तो ये सब कुछ अल्टीमेटली एक बेहतरीन चीज भारत का चीज को भारत में ला रहा है, और चेहरे पे मुस्कुराहट आ रहा है। अभी कोविड में पिछले 1.5-2 महीना की मैं बता रहा हूँ, इतना लोगों के जाने बची है इस सिस्टम के थ्रू, सपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू। लेकिन हम लोग कहीं पर कोई क्लेम या लिखित में कुछ नहीं, क्यों पता है, इंटरनली हम लोग सपोर्ट दिए लोग। अब ये नहीं बोलना है कि इससे ये होगा उससे होगा, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। बस अपना काम कीजिए, बेनिफिट दीजिए, दैट्स ऑल। बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि इससे ये फायदा हुआ इससे, बल्कि मैंने बोला कि इसको करोगे तो फायदा होगा। मैं उस वक्त यहाँ पर आया था जूम के थ्रू जिस वक्त कोविड का महामारी घर घर में घुस चुका था। अप्रैल के 2-3 वीक की बात कर रहा हूँ, हंगामा हो गया था इंडिया में। उस वक्त मैं आके बताया कि बाउंस बैक करो और ये पॉइंट्स करो, सब कोई ने उसको किया। इतना लाभ हुआ लोगों को, आप विश्वास नहीं कर सकते। टेस्टिमोनी हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन हमने कभी भी इसको प्रमोट नहीं किया कि ये करने से। बस अपना ठीक रहिए, खुश रहिए, बी योर ओन डॉक्टर, तो आप समझ सकते हैं। तो हमारा हर एक व्यक्ति जिसको फायदा हुआ है वो हमारे कौन है, प्रशंसक एंड प्रचारक है कि नहीं। तो D1, D2, D3 वापस टॉपिक पे। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पर। अब मैं आपको स्क्रीन पे हटाकर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हाथ पे, ये बहुत जरूरी है बताना। D1, D2, D3 देखिए आपके हाथ में है, एक मेरे हाथ में भी है। ये पॉइंट हो गया D1, D2, D3, D1, D2, D3, ये पॉइंट हो गया। तो क्लियर हो गया, सारे लोग को आइडिया हो चुका है कहां पर क्या है शुगर का, कौन कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग फेज, मिडिल स्टेज एंड शुगर पेशेंट।
जैसे होते हैं उस पर क्लियर कंसेप्ट है कि मैं शुगर पेशेंट D3 में, तो D1 D2 D3 जब भी होगा तो D3 होगा तो D1 D2 में लगेगा ही, और D2 में लग रहा है जरूरी नहीं है कि D3 में लगेगा, लेकिन D1 में जरूर लगेगा, और D1 में लगा तो जरूरी नहीं है कि D2 और D3 में लगेगा। तो स्टार्टिंग, मिडिल एंड डिजीज फेस, तो ये 3 चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग के पास अभी 10-15 मिनट टाइम है, आगे बढ़ते हैं। और सिंपल सा चीज है, इसके आगे जो बीमारी के बाद पहले थोड़ा सा मिटा दिया जाए। चलिए, मिट गया। और हम लोग पहुंच गए हैं थायराइड के तरफ। एक पॉइंट का ये पॉइंट है, थायराइड स्किन स्वेलिंग और इंसोम्निया को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थायराइड स्किन स्वेलिंग और इंसोम्निया, एक एक पॉइंट का ये चारों है, थायराइड स्किन स्वेलिंग एंड इंसोम्निया। और कल जो है बाकी कंप्लीट करके प्रैक्टिकल में उतरेगा, ठीक है। परसों तो फुल्ली प्रैक्टिकल है, 2-2.5 घंटे की। तो 19 नंबर थायराइड है आपके स्क्रीन पर, और पॉइंट आप देख लीजिए, इस पे थोड़ा डायग्राम बना लीजिए। यहां पर ये पॉइंट है थायराइड का। मैं समझता इससे ज्यादा धीरे तो संभव ही नहीं है, बहुत धीरे धीरे आपको बताया गया है, कोई हड़बड़ी नहीं है। या ये देख लीजिए, ये थायराइड का पॉइंट, ठीक है। यहां पर जब आप प्रोब को लाएंगे इस जगह पर, पहले डायग्राम बना लीजिए फिर बताते हैं, ठीक है। स्टॉप कर देते हैं इसको। हाँ, अब देखिए ये पॉइंट, देखिए ये आपके स्क्रीन पे है, मेरा हाथ का उंगली का फोटो है, ठीक है। ऐसे अगर देखना चाहे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे ही दिखाते हैं। ये देखिए, इनसाइड, अंगूठा के इनसाइड, ठीक है। तो ये जो जगह है ये थायराइड का, क्लियर। ठीक है, यहाँ पर जब आप प्रोब को लाएंगे ऐसे और यहाँ टच करेंगे तो सुई जैसा, चीटी काटने जैसा, अर्थिंग जैसा अगर यहाँ फीलिंग होता है पेशेंट को, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति को थायराइड रिलेटेड, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड का जो पार्ट है थायराइड ग्लैंड में, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम होता है तो हाइपर हाइपो तो जल्दी ठीक नहीं होता है, तो आपको मेडिसिन खाना पड़ सकता है, थायरोनॉम, थायरॉक्स, ये सब मेडिसिन खाना पड़ सकता है। फीमेल में कुछ ज्यादा ही दिखने को मिलता है, लेकिन मेल भी पीछे नहीं, ठीक है। तो ये जो जगह है थायराइड का, और ये कहा जाता है कि ये कंट्रोल हो सकता है, तो मैं भी ये नहीं कहूंगा कि शुगर या थायराइड क्योर कर देंगे, तो ऐसा कहीं कोई कहीं हम नहीं, ये सब नहीं बोलने जा रहे। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है, अगर इसको डायग्नोस कर लिया और फिर भी थायराइड नहीं आ रहा है तो सचेत हो जाएगी। रेंज में नहीं आ रहा है, रेंज में है ना, कम ना ज्यादा, लेकिन बीमारी होने वाली, फिर ये लाइफ टाइम चलेगा। मैं ही मान लेता हूँ चलो क्योर नहीं होगा, तो लाइफ टाइम के लिए फंस गया। तो अभी सचेत हो जाओ, अगर झटका लग रहा है और थायराइड निकल नहीं रहा है, मतलब रेंज के अंदर में, कम बेशी नहीं है, ठीक है। रेंज में रहेगा तो नेचुरल है कि कोई नहीं बोलेगा, लेकिन ज्यादा हो गया, कम हो गया तो आप बीमार हो गए, राइट। तो आप डिटेक्ट कर लीजिए, अपना चेक कर लीजिए। और अगर यहाँ लगा और निकल आया, क्योंकि यहाँ तो 1 2 3 है नहीं, निकल गया, तो फिर ट्रीटमेंट। अब इसका क्या फायदा है, तो थायराइड के चलते या तो वेट लॉस या तो वेट गेन, ज्यादातर तो वेट गेन ही होता है, लेकिन वेट लॉस भी होता है, चेहरे का प्रॉब्लम, कलर का प्रॉब्लम,
खान पान का प्रॉब्लम, जल्दी ठंडा गर्म लगना, गुस्सा जल्दी आना, अचानक गुस्सा आना, अचानक ठंडा होना, बहुत कुछ हो सकता है और इफेक्ट करेगा जाके कहीं ना। इस पे डिटेल में हम नहीं जाते। तो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करना विदाउट मेडिसिन कौन सा पैथी है? यही पैथी। अब इस मशीन को हमने लिया और यहाँ डायग्नोस किया और इसी में एनर्जी स्टार्ट किया। एक ट्रीटमेंट का एक तरीका है, बताऊंगा मैं। ये एनर्जी देना शुरू किया, इतना ही काफी, आधा घंटा पर डे और थोड़ा सा इंटरनल कुछ। रिजल्ट आप खुद देख लीजिए 90 डेज। ऐसे लोग ठीक हो चुके हैं, दवा बंद हो चुका है, तब भी मैं क्या बोलता हूं? कंट्रोल विदाउट मेडिसिन। क्यों? क्योर वर्ड क्यों नहीं यूज किया? आप बोल सकते हो तो ठीक हो गया, दवा भी खाना बंद हो गया, सब कुछ हो गया, शुगर का पेशेंट दवा बंद हो गया, बीपी का पेशेंट दवा बंद हो गया, ठीक हो गया, 5 साल हो गया। कंट्रोल विदाउट मेडिसिन, बस क्लियर है। अब टर्म्स को क्यों हम चेंज करें? जो है सो है, जो एक्सेप्टेड है सो एक्सेप्टेड है। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम बता थायराइड। फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे फिर से ध्यान दीजिए। थायराइड के बाद कौन सा पॉइंट था? थायराइड के बाद आ गया स्किन। तो स्किन और स्वेलिंग एक साथ हम बता दें। स्किन और स्वेलिंग, स्किन और स्वेलिंग, इंसोम्निया तक जाएंगे, उसके आगे नहीं। स्किन और स्वेलिंग बता देते हैं। 20 नंबर और 21 नंबर, स्किन और स्वेलिंग। तो आपके स्क्रीन पे आ जाइए, देखिए आपके स्क्रीन पर ये स्किन का जगह हो गया, ये स्किन का जगह हो गया और ये स्वेलिंग का जगह हो गया। तो नीचे वाला मैं यहां लिख देता हूं स्किन और यहां लिख देता हूं स्वेलिंग। ठीक है, आप भी लिख लीजिए स्वेलिंग। ठीक है, तो स्किन का प्रॉब्लम कुछ भी होगा, पेशेंट के पैर में स्किन का प्रॉब्लम है तो आपको तो दिखाई दे नहीं रहा है, तब भी आप बता सकते हैं यहाँ टच कर, इस उंगली के इस जगह में टच कर। और स्वेलिंग वाला जो पॉइंट है, सूजन, शरीर में सूजन, थायराइड के चलते हो सकता है, दर्द के चलते हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम के चलते हो सकता है। तो स्वेलिंग एंड स्किन, ये दो पॉइंट को आप देख लीजिए। कानी उंगली में दोनों पॉइंट है, ऊपर वाला स्वेलिंग हो गया, सूजन, और नीचे वाला स्किन, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो जब प्रैक्टिकल करेंगे, जब आपसे बातचीत होगी, अभी तो सब कुछ बंद करके रखा हुआ है, डिसेबल किया हुआ है, ताकि हम लोग शांति से आगे बढ़ सकें। तो स्किन का जो पॉइंट है बहुत सारा हो सकता है, लिकोडर्मा हो सकता है, व्हाइट स्पॉट, एक्जिमा हो सकता है, रैशेस हो सकता है, फेस पे हो सकता है, बॉडी पे हो सकता है, पैर पे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो उसका कौन सा तरीका है, किसमें 50-50 रिजल्ट आएगा, किसमें 100% रिजल्ट आएगा, किसमें 99% रिजल्ट आएगा, मैं बताऊं। सिलसिलेवार आप तक पहुंचाए, क्योंकि अभी क्या है, एकदम सेकंड डे है, पॉइंट्स की खाली जानकारी दिया जाए डायग्नोसिस के लिए। 20 से 25 लोग, जो भी 25 लोग हम लोग का यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं, और बाकी जो करीब करीब 35 से 40 लोग हैं जो पुराने लोग हैं, मैं सभी को कहना चाहूंगा, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन बीइंग परफेक्ट। यानी आपको परफेक्ट अगर होना है, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। दो तरह से प्रैक्टिस होता है, एक अपने हमसे सुनते हुए देखते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक ट्रेनिंग देते हुए प्रैक्टिस होता है, वो निखार आता है। तो आप पेशेंट को जब ट्रीट करेंगे तो प्रैक्टिस होगा। सब चीज आपको सिखाया नहीं जा सकता। 30% आपको यहाँ सिखाया जाएगा, 70% सीधा फील्ड पर। फील्ड मतलब डायरेक्टली पेशेंट को ट्रीट कीजिए, डायग्नोस करिए, बहुत कुछ सीख जाइएगा, जो हमने भी नहीं बताया हुआ वो भी सीख जाइए। तो 30% ही सिर्फ ट्रेनिंग होती है, 70% सीधा फील्ड पे उतरिए। आप सोच रहे कि मैं बहुत सीख कर
2 महीना, 6 महीना, साल भर सीख के तब उतरेंगे, तो जिंदगी में ये दिन नहीं आए। और जो सोचते हैं कि नहीं मैंने 10 दिन 5 दिन अपने ऊपर कर लिया, 4 दिन का क्लास कर लिया, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने बाद हमको उतरना है और वहीं से सीखना है, वही आगे जाएगा। परफेक्ट होके कोई आज तक नहीं उतरा है, और उतरने के बाद परफेक्ट हुआ है, हजारों केस मेरे सामने। तो स्वेलिंग स्किन हो गया, तो इसको थोड़ा लास्ट में हम हाथ में बता दे रहे हैं। एक और फाइनल जगह है, वो है इंसोम्निया। एक बार बैक में देख लेते हैं, बिल्कुल हाँ, इंसोम्निया 22 नंबर, जो आज का लास्ट पॉइंट होगा हम लोग का। यहाँ पर इंसोम्निया मतलब अनिद्रा होता है। आप अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, अनिद्रा यानी फर्स्ट उंगली में ये पॉइंट है, ध्यान से देखिए, ये जगह है, ये जगह है, ठीक है, देखिए ये जगह है, और ये हो गया इन सोमनिया, मतलब अनिद्रा, नींद की कमी। अब आप बताइए, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, कहीं पर भी नींद की प्रॉब्लम डिटेक्ट होगा या पेशेंट को बताना हो? लेकिन इस प्राचीन पद्धति के देखिए जो मॉडर्नाइज हो गया है, ये 5000 साल प्राचीन पद्धति, और इसको मॉडर्नाइज कर दिया, और इसमें पता चल जाता है कि इंसोम्निया इस पेशेंट को है कि नहीं, यानी अनिद्रा है कि नहीं, टेंशन के चलते नींद आ रही है, नींद नहीं आ रही है, ये बीमारी इनको है कि नहीं। पेशेंट को बताने से, पेशेंट अपने जगह बता रहा है, उसके बताने से पहले आप बता दीजिए कि आपको अनिद्रा की शिकायत। तो अब अपने हाथ पर ये स्वेलिंग का पॉइंट हो गया, ब्लू से कर देते हैं, ये स्वेलिंग का पॉइंट हो गया, ये स्किन का पॉइंट हो गया, ये किडनी वाला पॉइंट के बगल में, और ये अनिद्रा का पॉइंट हो गया, ये अनिद्रा का पॉइंट हो गया। तो 3 पॉइंट फिर से, ये स्वेलिंग, ये स्किन, और ये अनिद्रा, नींद की कमी। तो यहीं पर आज हम लोग समाप्त करते हैं, ये डायग्नोस्टिक पॉइंट है। कल हम लोग 5:30 बजे फिर मिलेंगे इसी जूम आईडी पर पासवर्ड के साथ, और यहाँ पर कल जो हम लोग सीखेंगे, जो 4 पॉइंट 5 पॉइंट बच गया, एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। तो 5:30 बजे आप लोग पहुंच जाइएगा, 2 मिनट 4 मिनट पहले ही आ जाइएगा। 60 लोग 65 लोग हम रहेंगे, और उससे ज्यादा भी कल हो सकता है, क्योंकि काफी लोग पुराने लोग भी आएंगे। तो आप सभी को बताना चाहूंगा, 5:30 बजे से 7 कल का रहेगा सेशन, और परसों का जो सेशन होगा हम लोग 4 बजे करेंगे। तो फिलहाल आज का सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और सीखने का कोशिश किया, और मेरा काम था आपको बताना। अल्टीमेटली हर एक के अंदर कोहिनूर का हीरा है, तराशना आना चाहिए, तराशिए, मीन्स प्रैक्टिस कीजिए, और एक दिन नेम, फेम, रिकॉग्निशन, मनी, ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग, सब कुछ आपके पीछे दौड़ेगा। पैसे तो झक मार के भागेगा आपके पीछे, क्योंकि आप लोग अगर कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो इकोनॉमिकली सपोर्ट होना चाहिए, और आप सोच नहीं सकते हैं कि आप क्या अर्निंग हो सकता है। अगर रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं, नेम फेम की बात कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते, बस सीख कर शुरू हो जाना है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 5:30 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट।